नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर्स में। आज हमारा सेशन है नंबर 27। ये सेशन हम सभी के लिए इंटरनेट पे फ्री रिलीज कर रहे हैं। 26 रिलीज करना था, वो रह गया, तो हमने आज 27 सभी के लिए फ्री रिलीज कर दिया। एंजॉय, लर्न एंड ग्रो। तो आज है मंडे, और मंडे को हमारी सीरीज में हॉट एंड करंट कवर होता है। आज हम बात करेंगे हाउसिंग इंडिया वर्सेस चाइना, भारत बनाम चीन हाउसिंग समस्या। हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग किसी भी देश के मिडिल क्लासेस के लिए बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का सवाल होता है, और यह सबसे पहली चीज है जो सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए कि एक आदमी, अपनी नॉर्मल तनख्वाह वाला आदमी भी अपना घर खरीदने का सपना देख सके। तो क्या सीन है दुनिया में, और किस तरह भारत जा रहा है और किस तरफ चाइना जा रहा है, इसके ऊपर बहुत रिपोर्टें आई हैं हाल में। तो ये हॉट एंड करंट टॉपिक है। बुधवार को हम लेंगे डीप डाइव, फ्राइडे को लेंगे स्टैट्स एंड नंबर। लंबी सीरीज चल रही है, 27 सेशन ही आ गया है। आइए शुरू करते हैं। तो भाई ऐसा है कि अभी अभी 10 जुलाई को इकोनॉमिक टाइम्स ने एक लंबी चौड़ी खबर छापी। भारत का मिडिल क्लास हाउसिंग मार्केट से धीरे धीरे बाहर धकेल दिया जा रहा है, क्योंकि सारे डेवलपर्स प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम में मूव कर गए। तो मिडिल क्लास उदास आंखों से देख रहा है कि मैं शायद कभी घर नहीं खरीद सकूंगा, और मुझे तो रेंट पे ही जिंदगी खत्म कर लेनी है, और या तो फिर एकदम गरीब है जिसको पीएम आवास में शायद मिल जाए। तो अगर यह स्थिति है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है पूरी लंबी चौड़ी, कि हमारा प्रॉपर्टी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, अफोर्डेबल होम्स खत्म होते जा रहे हैं, तो ये तो बहुत भयानक खबर है। तो हाउसिंग की ग्रोथ तो हो रही है भारत में, सवाल सिर्फ यह है फॉर whom। ये सारी ग्रोथ अल्टीमेटली किसके लिए हो रही है, किस दिशा में हो रही है, कैसे हो रही है, सवाल ये आ रहा है। अभी अभी चाइना से यह खबर आई थी कि वहां ओवरऑल रियल एस्टेट की प्राइसेस, हाउसिंग की प्राइसेस बहुत गिर गई और कई साल पहले के लेवल पर आ गई। और फिर उस पर बहुत सेशंस बने, हमने भी एक पहले बनाया था कि ये शी जिनपिंग की सोची समझी 3 रेड लाइंस नीति का परिणाम था, जिसमें उन्होंने साफ बोल दिया, हाउसिंग शुड बी फॉर लिविंग, इट इज नॉट फॉर स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब ये तो चाइना की अप्रोच है। तो चाइना बहुत बड़े स्तर पे स्टेट बैक हाउसिंग करवाता रहा है, शैंटी टाउन्स का पूरा पूरा रिन्यूअल किया है, टाइट कंट्रोल ओवर फाइनेंस ऑफ रियल एस्टेट बिल्डर्स किया है, और रैपिड हाउसिंग का एक्सपांशन किया। और बाद में प्रॉपर्टी बूम ने जो डेट और ओवर सप्लाई और बबल लाया था, उसको खुद शी जिनपिंग की नीतियों ने बस्ट कर दिया। भारत में करोड़ों एकदम सस्ते दरों के घर पीएम आवास में गरीबों को डिलीवर हुए, लेकिन जो प्राइवेट हाउसिंग सप्लाई थी, अफोर्डेबल हाउसिंग, मिडिल क्लास की रीच के पूरी तरह बाहर जा रही है। 2018 में लगभग आधे घर मिडिल क्लास को टारगेट करके बनाए जाते थे, लेकिन आज 2025 आते आते यह संख्या 17% रह गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेवलपर्स का पूरा रुझान अब लिमिटेड टाइम, एफर्ट और कैपिटल में मैक्सिमम रिटर्न्स लेने पे जा चुका है कि आई विल ओनली मेक प्रीमियम एंड अल्ट्रा प्रीमियम हाउसिंग, मुझे अब अफोर्डेबल में पड़ना ही नहीं। और उसके जो भी कारण हो, being private parties, they are perhaps not really on the wrong side of the law, but फिर इसमें मिडिल क्लास कहां जाएगा भैया? तो चीन ने क्या किया कि उसने बहुत ज्यादा सरकारी ताकत से अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाया, और भारत ने करोड़ों के लिए सब्सिडाइज होम पीएम आवास में दिए, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट सेक्टर की समाप्त होती चली जा रही है। और इस वजह से बड़े शहरों में मिडिल क्लासेस के लिए उदासी भरा माहौल है। आप इससे कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री, कमेंट थ्रेड में हमें जरूर बताइएगा। मोर टावर्स एंड फ्यूअर अफोर्डेबल होम्स। अब समस्या यह हो रही है कि चाइना ने जहां गरिमामय लिविंग स्पेस बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की, भारत में अफोर्डेबिलिटी की श्रिंकिंग अब आंखों से साफ दिखाई दे रही है। नाटकीय रूप से चाइना ने लिविंग स्पेस को बढ़ाया, प्रति व्यक्ति 22 स्क्वायर मीटर से 40 स्क्वायर मीटर 20 साल में किया। अफोर्डेबिलिटी की दिशा में भारत उल्टा चल निकला है।
52% से 17% पे आ गया। मतलब 50 लाख रुपए से कम के जो घर होते हैं, देखिए भारत का एक मिडिल क्लास आदमी 50 लाख का घर भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए 20 साल का लोन लेना पड़ेगा, उसको 25 साल का लोन लेना पड़ेगा। और जहां कोई फ्लैट 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की रेंज में गया, खत्म, अब वो ले ही नहीं सकता। तो ये जो ट्रेंड, डिसाइसिव ट्रेंड आ गया भारत में, इसने काफी निराशाजनक माहौल पैदा कर दिया है और वो पीएम आवास के लिए एलिजिबल भी नहीं होगा। भारत की जो ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है वो 3 करोड़ यूनिट हो जाने वाली है कुछ सालों में। आज की तारीख में एनुअल हाउस होल्ड का 14 गुना तो मुंबई में लग रहा है। तो ये कई लोगों के पूरी तरह बस के बाहर जा चुका है। तो सवाल सिर्फ अब यह है कि भारत के शहर आखिर बनाए किन के लिए जा रहे हैं? सिर्फ रईसों के लिए या वाकई में मिडिल क्लास के लिए भी उसमें कोई जगह है? यह सवाल मैं अक्सर इसलिए भी पूछता हूं, यह तो घरों की बात हो रही है। अब मैं आपको एक दूसरा फूड फॉर थॉट देता हूं। आप 4 व्हीलर्स देखिए, भारत के शहरों का जो पूरा लेआउट है वो लिटरली 4 व्हीलर्स के लिए हो रहा है। किसी दिन आप 2 व्हीलर या साइकिल लेके मेन रोड पे निकलने की कोशिश कीजिए, आप मरते मरते बचेंगे। साइकिल वालों के लिए तो जगह ही नहीं है, कहीं डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स ही नहीं है। फिर पैदल चलने की कोशिश कीजिए, फुटपाथ ही नहीं मिलेंगे। और जहां अच्छे फुटपाथ बने हैं उनके ऊपर 4 व्हीलर्स का कब्जा मिलेगा। अगर कोई बड़ा शोरूम है तो वो ये हक से मान के चलता है कि सामने का फुटपाथ तो मेरा ही तो है, उसका नहीं है। लेकिन भारत में समाओ, अगर कोई बड़ा प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट आया तो जो वो पहला काम करता है, सामने के फुटपाथ को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के उस पर पार्किंग शुरू कर देता है, जबकि उसको पार्किंग बेसमेंट में करनी है या कहीं दूर मैदान में करनी है। और ये भारत के सारे शहरों का हाल है। तो हमारे शहर आखिर किन के लिए बनाए जा रहे हैं? 10% अमीरों के लिए जिनके पास 4 व्हीलर्स हैं, या बाकी 90% जो साइकिलों पे है, 2 व्हीलर्स पे हैं, या जिनके फ्लैट खरीदने की क्षमता 40 से 45 लाख है? कहीं ना कहीं बहुत फंडामेंटल लेवल पर यह सवाल पूछे जाने की और इनके जवाब दिए जाने की आवश्यकता अब बिल्कुल साफ है। आई होप आप बात समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे शहरों को हम किनके लिए बनाए चले जा रहे हैं, यह सवाल अगर हमने आज नहीं पूछा तो ग्रोथ का जो भी मॉडल हमारा होगा वो बेसिकली टॉप 10% का होगा। तो फिर बाकी लोग क्या हैं? वो क्या बस सेकेंड लेवल सिटीजन बन के रह लें? ऐसा कोई प्लान है क्या हमारा? दैट श्योरली कैन नॉट बी द विकसित भारत प्लान, राइट? तो चाइना ने सबसे पहले क्या किया? बिल्डिंग हाउसिंग एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केल। सबसे पहले उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर हाउसिंग का निर्माण किया। 2011 से 15 में 4 करोड़ घर बना डाले। और जो शैंटी टाउन्स थे उनका रिनोवेशन उन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पे करने का प्रयास किया उन्हीं 5 सालों में। 2.19 करोड़ शैंटी टाउन हाउस होल्ड्स, जो पुराने टूटे फूटे 50-100 साल पुराने, उनका रिनोवेशन करने का कार्यक्रम हुआ। आज की तारीख में चाइनीज हाउस होल्ड ओनरशिप 90% से आगे जा चुकी है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पब्लिक हाउसिंग बाद में चल के प्राइवेटाइज हुई। शी जिनपिंग का जो अभी 2017 में, आज से 10 साल पहले, एक बहुत ही क्लियर मैसेज था जो दूसरे देशों में कभी नहीं होता है। उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानवीय गरिमा के लिए पहली शर्त है खुद का घर। तभी वो आदमी वहां पे प्रॉपरली बसेगा, उसके पास एक पता आएगा और वो अपने 2, 3, 4, 5 लोगों के परिवार को पूरी गरिमा से वहां बसाएगा, बसाएगी। अब अगर वो घर खरीदने की ही स्थिति में नहीं होगा तो वो तो फंडामेंटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एट अ डिग्निटी लेवल। दैट इज व्हाई ही मेड द ड्रामेटिक स्टेटमेंट वे बैक इन 2017, हाउसेस आर फॉर लिविंग, दे आर नॉट फॉर स्पेकुलेशन। तभी चाइना के रियल एस्टेट कंपनीज को यह समझ आ गया था कि वो जो पुराना खेल उनका चलता चला आ रहा था, लोन्स लो, प्रोजेक्ट खड़े करो, बेच दो, अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, पैसा ले लो, तुरंत अगला प्रोजेक्ट उस पैसे से लॉन्च कर दो, अगला प्रोजेक्ट खड़ा कर दो, उस पे और लोन ले लो, बेच दो, पैसा ले लो। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, पोजीशन दिए नहीं गए, तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो। और बस ये फॉरवर्ड पॉन्जी स्कीम चलती जा रही थी। और जब तक सब चल रहा है तब तक चल रहा है। शी जिनपिंग ने वहां 3 रेड लाइंस ड्रॉ करके इस सिस्टम को खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कंपनीज डूब गई, उन्होंने उनको डूबने दिया।
कि ये जो पागलपन चल रहा है जिसमें हाउसिंग को तुमने जुआ बना दिया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब कई लोग इसका बहुत विरोध भी करते हैं कि आप कौन होते हैं तय करने वाले, और हमको उसको एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करना है। उनका कहना है कि नहीं, ये नहीं होगा इन्वेस्टमेंट, बाकी 50 तरीके वैसे करो आप इन्वेस्ट। खैर एनीवे, ये चाइना का था, दुनिया में कहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वो वैसा शायद कर भी पाई। आज की तारीख में उसी पूरे तर्ज पे चाइना में अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत बड़े स्तर पे फैलाया जा रहा है। और वहां अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर मिडिल क्लासेस के लिए है, क्योंकि चाइना में मिडिल क्लास का आकार बहुत बड़ा है। चाइना का अर्बनाइजेशन का रेट भारत के डबल से ज्यादा है, भारत में 40% से कम है अभी। तो चाइना एक अलग लीग में है, और उसने वहां पर यह किया ताकि उसके शहर एक्सक्लूजनरी ना बन जाएं। और यह बहुत बड़ी बात है, मास प्रोस्पेरिटी का सपना इसी को कहते हैं। जब प्रॉपर्टी बबल आया तो मैंने वही कहा आपको कि 1998 के बाद के उन्होंने कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो रिफॉर्म्स किए थे, उसी वजह से बूम आया था। और फिर शी जिनपिंग को समझ में आ गया कि इस बूम में जो जुआखोरी चल रही है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने 3 रेड लाइंस लाई थी। तो ये 3 रेड लाइन एक बड़ी क्लासिक उनकी फिलॉसफी है। डेवलपर इक्विटी के अगेंस्ट कितने लोन ले सकते हैं उसको उन्होंने लेवरेज को बहुत लिमिट कर दिया, डेट टू इक्विटी रेशियो पे कैप लगा दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे उन्होंने बंधन बांध दिए। और ये करते ही पूरा खेल डेवलपर्स का खत्म हो गया कि जो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे का गेम खेलते थे, उस गेम को चलाने में अब उनकी कमर ही टूट गई। उसको 3 रेड लाइन पॉलिसी कहा गया। तकनीकी मुद्दा है ये, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 3 रेड लाइन की पूरी स्ट्रेटेजी थी। और जैसे ही हुआ तो ये इनकी लिक्विडिटी की क्राइसिस आ गई ना, स्पेकुलेटिव बोरोइंग वगैरह काफी कम हो गई, और ट्रिगर ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस, क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट अब कंप्लीट करो तभी आप आगे बढ़ोगे। भारत में रेरा जो कानून आया, बहुत अच्छा कानून है, उसमें भी ऐसे बहुत सख्त नॉर्म्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक एवरीथिंग हियर द नॉर्म्स आर वायलेटेड सो ब्लेटेंटली। तो फिर सरकार को और कंप्लीशन के लिए दूसरा फंड देना पड़ा, और वो सब सरकार ने कोशिशें की भारत में भी। और इस वजह से चाइना में प्रॉपर्टी प्राइसेस का करेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। भारत में प्रॉपर्टी प्राइसेस का करेक्शन सिर्फ एक दिशा में होता है, अप एंड अवे। इसका कारण यह है कि भारत में जो करप्शन मनी है, भयानक स्केल पे करप्शन है भारत में, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में। मतलब करप्शन का लेवल ऐसा हो गया है अब कि आप और हम सामान्य लोग हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो कैश में जो करप्शन होता है वो सब रियल एस्टेट में ही जा रहा है, गोल्ड में जा रहा है। और इसलिए भारत में रियल एस्टेट की प्राइसेस नीचे ही नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इतना पैसा घूम रहा है रियल एस्टेट में कि वो नीचे आएंगी कैसे। तो अगर भारत में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको एक्चुअली पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को जड़ से वार करना पड़ेगा। अब वो कब होगा, कौन करेगा, वो समय बताएगा। तो चाइना ने जो कुछ किया है उसके अपने प्लसेस हैं, उसके अपने माइनसेस हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम भारत की बिल्कुल सिंपल बात करें तो सिंपल बात यह है कि अफोर्डेबल सोशल हाउसिंग अगर हम करोड़ों लोगों तक बड़े शहरों में नहीं ले जा पा रहे हैं तो फिर विकास किसका हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी किसकी आ रही है, विकसित भारत किसके लिए बन रहा है। फुटपाथ पे गाड़ियों का कब्जा, शहरों में साइकिल चलाने में मर जाने का खतरा, पैदल चलो तो पेडेस्ट्रियन फुटपाथ कहीं है नहीं, घर खरीदने निकलो तो मिडिल क्लास की औकात के बाहर है। अल्टीमेटली हम भारत किसके लिए बना रहे हैं। अब ये ऐसे सवाल हैं जिनको आप और इग्नोर नहीं कर सकते, और सरकार भी इग्नोर कर नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक्शन की जरूरत है। हमारे यहां जो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, पीएम आवास योजना बढ़िया चल रही है, पीएम आवास योजना अर्बन भी है, रूरल अलग है, अर्बन अलग है, लेकिन हमारे यहां क्योंकि घर बनाने में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है और वो अफोर्डेबल हाउसिंग को त्यागपत्र देके जा चुका है। वो अब प्योरली प्रीमियम, अल्ट्रा डीलक्स प्रीमियम की तरफ चला गया। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ ऐसे घर बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और इस वजह से 1 करोड़ के नीचे के फ्लैट बड़े शहरों में मिलना प्राइवेट सेक्टर में इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी ये कर ही नहीं सकता है। नौकरी पेशा सामान्य व्यक्ति के लिए बड़े शहरों में अच्छी सोसाइटीज में घर असंभव सा हो गया है। तो अगर सरकार इसके ऊपर विचार करेगी तो एक बैलेंस्ड ग्रोथ मिडिल क्लास को भी उसमें शेयर करने का मौका मिलेगा।
2025 में हर अफोर्डेबल होम जो बेचा गया था उस वक्त, जो पहले के बने हुए थे, उनके ऊपर 0.36 नए अफोर्डेबल होम के प्रोजेक्ट शुरू हुए। मतलब वो ट्रेंड डाउनफॉल में जा रहा है। आप समझ गए? तो अब भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? भारत चाइना का मॉडल तो कॉपी कर नहीं सकता है, और ना उतनी स्ट्रेंथ फिस्कल हमारे पास है। हमें ओवर बिल्डिंग भी नहीं करनी है, लेकिन हम कम से कम, चाइना ने हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और अर्बन लैंड को एक नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी का इंटीग्रेटेड हिस्सा जो माना, कम से कम उतना तो मान सकते हैं। जो वेल कनेक्टेड पब्लिक लैंड्स हैं, अब जैसे भारत के बड़े बड़े मेट्रो में बहुत बड़े लैंड पार्सल ऐसे प्रतिष्ठानों के हाथ में हैं जो अगर वहां नहीं भी रहे तो कोई नुकसान नहीं होगा देश का। उनको उस शहर से बाहर करो, उस लैंड को फ्री करो, और वहां पर अफोर्डेबल मिडिल क्लास हाउसिंग भारत सरकार लेकर आए, या प्राइवेट सेक्टर से टाइप करके बोले कि मैक्सिमम इतनी कैप है, इस प्राइस के अंदर बना सकते हो, तो आ जाओ, 10 डेवलपर्स तैयार हो जाएंगे। और परमिट हायर डेंसिटी अराउंड मास ट्रांजिट, और साथ ही साथ सारी सर्विसेज इंटीग्रेट हो, वाटर सैनिटेशन, स्कूल, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एक्सेस, क्योंकि यही विकसित भारत का सही चेहरा हो सकता है। जितनी भी प्लानिंग परमिशंस हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं, और एडिशनल एफएसआर है, फ्लोर स्पेस राइट वगैरह, अफोर्डेबल यूनिट देंगे तभी आपको मिलेगा। सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट के साथ नहीं, डिलीवरी के साथ लिंक होगा। तो या तो प्रीमियम डेवलपर्स के प्राइवेट हितों को हम देख लें, क्योंकि वो हो सकता है सब पार्टियों को चंदा देते हो, और या मिडिल क्लास को देख लें। तो अब ये एक नेशनल पॉलिसी इंपेरेटिव है, अब ये सरकार को देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है। तो बेसिकली हाउसिंग लैडर अगर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। पब्लिक रेंटल हाउसिंग, वर्कर एकोमोडेशन, स्टूडेंट हाउसिंग, कोऑपरेटिव, शेयर्ड इक्विटी होम्स, ओनर्स, हर तरह का, ताकि डिपेंडिंग ऑन द पॉकेट एंड द टेम्पररी नीड, अब एक स्टूडेंट कहीं आया तो उसको घर तो खरीदना नहीं है, तो स्टूडेंट हाउसिंग भी डिसेंट हो। बड़े शहरों में स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल्स में या रेंटेड अकोमोडेशंस में या पीजी में कितने अलग अलग तरह के एक्सप्लॉइटेशन होते हैं आपको पता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन होता है वो भी आपको पता है। अजीबो गरीब ट्रीटमेंट है, ये तो अब सरकार ही ठीक कर पाएगी ना। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ कंट्री, अगर पब्लिक डिग्निटी हमारा टारगेट है, तो फिर इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। चाइनीज सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स हमारे बहुत काम के हैं, उससे हम सीख सकते हैं। शायद भारत में हाउसिंग कभी भी प्योरली फॉर हाउसिंग ना हो, लोग उसको हमेशा इन्वेस्टमेंट के जैसे ट्रीट करें, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल जुआखोरी ना हो जाए। तो एनआरआई जो बाहर हैं वो खरीद खरीद के यूनिट रखते हैं, उसमें वो कभी रहने ही नहीं आएंगे, और उनकी वजह से ओवरऑल रेंटल्स बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उन्होंने उसको प्योर एक खेल बना लिया है। तो जो रेसिडेंट इंडियन है, जिसकी लॉयल्टी इंडिया के साथ है, जो यहां रहता है, वो उस एनआरआई के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पिस रहा है जो भारत छोड़ के कब का जा चुका है। अब ये ऐसे सवाल हैं जिनको अब हम और बहुत ज्यादा टाल नहीं सकते हैं, तो शायद हमें फ्रंट फुट पर आके बात तो करनी ही होगी। एंड आई एम श्योर विद द राइट लीडरशिप बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो जाते जाते इसमें बड़ा संदेश ये होगा कि भारत का हाउसिंग मार्केट अच्छा है, ये हम कब बोलें, और ये प्राइसेस इतनी बढ़ गई वो तब बोलें, या टीचर्स, नर्सेस, ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, यंग फैमिलीज, जिन शहरों में काम करते हैं उन्हीं शहरों में या उसके बिल्कुल आसपास घर लेने की स्थिति में आए, तब हाउसिंग मार्केट अच्छा है, क्या हम तब बोलेंगे? तो जैसा मैंने कहा, ये अब एक चॉइस है जो इस देश को करनी है, हमें सही चॉइस करनी होगी, तभी बात बनेगी। साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो बताइए कमेंट में। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस पे 5 लेवल्स हैं, पांचों चेक करें। सुप्रीम इंटेलेक्ट लेवल आजकल हमारा बड़ा पॉपुलर है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमारे साथ। लेवल 4 पे आएंगे तो 1 2 3 सारे आपको मिल जाएंगे, और ये जो इकोनॉमी क्रैकर देख रहे हैं ये लेवल 2 का है। लेवल 5 में तो पूरा यूपीएससी का कोर्स ही उपलब्ध है। इस शनिवार को सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक मैं पूरा एआई का कोर्स पढ़ाने वाला हूं जुलाई कोहोर्ट में। आपने अभी तक एनरोल नहीं किया हो तो कर लें। अगर एआई में आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से शुरू करें, देरी ना करें, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है। बस लेट दिस बी द स्टार्टिंग पॉइंट। आई वेलकम यू।
इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।